वेलकम टू मिड डे मील एजुकेशन। दिस इज आदित्य फ्रॉम एनआईटी त्रिची। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। और ये आज हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर अपलोड करेंगे। तो जो लोग नया आए, ये पूरा लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर सब चैप्टर का मिल जाएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर डाउनलोड करें। इस चैप्टर का नोट्स डाउनलोड करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें और क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, शायद ही स्कूल में सुना होगा। तो अगर पहले पढ़ रहे हो तो देखते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मींस सेम एलिमेंट का दो अलग अलग एटम, सेम ही एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट सेम है, उसका दो एटम है, दो अलग अलग एटम है। दोनों का अगर सेम एलिमेंट है तो दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, क्योंकि एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है कि उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एक किसी एक एलिमेंट का सेम होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप लोग को बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो सेम एलिमेंट का दो अलग अलग एटम, इसका एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा और अच्छा से इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मास नंबर डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि मास नंबर डिफरेंस है जो डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब जैसे एक सेकंड इसको अच्छा से समझते हैं कि मान लीजिए मास नंबर आप लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर आप ये लिखते हैं। तो सेम एलिमेंट का दो अलग अलग एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होगा, क्योंकि एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है। एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक में स्पेशल, जैसे हम लोग का फिंगरप्रिंट स्पेशल प्रॉपर्टी है, हर आदमी का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। जैसे हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, वो एटम चेंज होने पर नहीं होता है। एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है उसका क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो मान लीजिए अगर कार्बन है तो कार्बन का कोई भी एटम लीजिए, सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। अगर चार अलग अलग एटम लेते हैं सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो कोई तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मगर जब आइसोटोप्स का होता है मास नंबर डिफरेंस होता है। तो मास नंबर डिफरेंस होने के लिए क्या डिफरेंट होना पड़ेगा, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होना पड़ेगा। तो इसलिए आइसोटोप जो होता है क्योंकि डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से भी समझेंगे आगे। तो मगर एक चीज यहां देख लेते हैं कि आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। ये तीनों हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है, ठीक है। इसलिए तीनों को एच से लिखा गया, देखिए H11, H12, H13। तीनों हाइड्रोजन है, ठीक है, तीनों हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन मतलब क्या है कि आइसोटोप से सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, 1 1 1, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, सेम। देखिए मास नंबर अलग अलग है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, 1 2 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन का क्या है, सेम, 1 1 1। तो माइनस कर देंगे तो मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आया, 0 1 2। तो ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग का आइसोटोप फॉर्म होता है। मींस प्रोटियम में एक प्रोटॉन रहता है प्लस 0 न्यूट्रॉन रहता है, जिससे प्रोटियम बनता है पहला वाला। दूसरा वाला ड्यूट्रियम कैसे बनता है, एक प्रोटॉन रहता है प्लस एक न्यूट्रॉन रहता है। तीसरा वाला कैसे बना, ट्रिटियम, एक प्रोटॉन रहता है प्लस 2 न्यूट्रॉन रहता है। तो समझिए आइसोटोप्स कैसे बनता है, इस सेम एलिमेंट का आइटम रहेगा मगर क्या है कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा, जिसके कारण अलग अलग आइसोटोप्स बनेगा उस एलिमेंट का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। वैसे एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स का तो बहुत वाइड वैरायटीज है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, पर हम लोग यहाँ पे 4 एप्लीकेशन ही देखेंगे। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, आप ये लिख देंगे तो काम चल जाएगा। आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यूरेनियम 235 जो होता है, यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम 235 को रिएक्ट करके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यूरेनियम 235 क्या हुआ, फ्यूल हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। यूरेनियम 230 सेकेंड है, ये फर्स्ट हो गया, अब ये सेकेंड। यूरेनियम 238 इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द ओल्ड रॉक। ओल्ड रॉक जो होता है उसका एज डिटरमाइन करने के लिए यूरेनियम 238 यूज होता है। फिर तीसरा आपका हो गया आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन 14 मीन्स 14 उसका मास नंबर है। तो आइसोटोप ऑफ कार्बन 14 इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ओल्ड स्पेसिमेंस। ठीक है, तो ओल्ड स्पेसिमेन जैसे ओल्ड प्लांट हो गया, ओल्ड बोन्स वगैरह हो गया, ओल्ड वुडन रिलेटेड सामान हो गया, तो ये सब ओल्ड स्पेसिमेन का एज फाइंड करने के लिए कार्बन 14 का यूज होता है, जो कार्बन का आइसोटोप है। ठीक है, फिर आपका हो गया आइसोटोप ऑफ आयोडीन। I31 इज यूज टू इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर जो होता है जिसमें नेक स्वेल कर जाता है, वो बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन I31 का यूज होता है। तो ये चार यूज आप लोग को याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तब हम लोग बढ़ते हैं आइसोबार की तरफ। आइसोटोप आप लोग ने पढ़ लिया, तो आइसोबार क्या होता है चलिए देखते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। मींस डिफरेंट एलिमेंट होगा, मींस एक एलिमेंट नाइट्रोजन हो गया तो एक एलिमेंट कार्बन हो गया, दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग होगा। ठीक है, जैसे कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, बट मास नंबर सेम होगा। मींस इसका भी 14, इसका भी 14। इसका कारण है डिफरेंस, न्यूट्रॉन जो होता है बैलेंस कर देता है। मींस जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 7 हुआ, तो टोटल 14 हो गया मास नंबर। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हुआ, तो मास नंबर 14 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट आपका वो रहेगा एटॉमिक नंबर, बट सेम क्या रहेगा, मास नंबर। और उसमें क्या हो रहा था, पिछला बार जो हम लोग पढ़े थे आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम था मगर मास नंबर डिफरेंट था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं इसके बारे में। डिफरेंट फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। का फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स में क्या पढ़े थे कि सिर्फ उसका आपका जाके फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होता है। मगर इसका क्या आइसोबार्स में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता ही है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल में दिया C614 एंड 714, देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है, यहाँ पे 7 है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है पढ़ते, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सम ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर in the form of different isotopes having different mass number. So in order to calculate their correct atomic mass number, it is measured according to its percentage composition called average atomic. मतलब क्या हुआ, एग्जांपल से देखते हैं। क्लोरीन जो है, एक सेकंड पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन इसका दो आइसोटोप है, एक का मास 35 है, एक का मास 37 है। मींस Cl35 एक आइसोटोप है, Cl37 एक आइसोटोप है। तो आप कहीं अगर इसका मास यूज करना पड़ेगा केमिस्ट्री में, तो आप क्या यूज कीजिएगा, 35 यूज कीजिएगा या 37 यूज कीजिएगा, या फिर कोई क्लोरीन का मान लीजिए स्पेसिमेन निकाले, कहीं से सैंपल निकाले। ठीक है, तो इसका किस आधार पर इसका मास कैलकुलेट किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ा जाएगा, आगे रिसर्च किया जाएगा। क्लोरीन 35 मान के मास माना जाएगा या 37 मान के मास माना जाएगा। तो इसके लिए क्या तरीका निकाला गया है कि इसका रेशियो के आधार से मास कैलकुलेट किया जाए। क्लोरीन 35 इज टू क्लोरीन 37 किस रेशियो में रहता है, 3:1। मीन्स कोई भी स्पेसिमेन निकालेंगे, क्लोरीन का सैंपल निकालेंगे, तो उसमें 75% जो है आपको क्लोरीन 35 मिलता है और 25% जो है उसमें आपको क्लोरीन 37 मिलता है।
तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से इसका मास निकाल लिया। 35 का 70%, 75% ले लिया क्योंकि 75% मिलता है। 37 का 27% ले लिया क्योंकि वो 25 ले लिया क्योंकि वो 25% मिलता है। तो इस हिसाब से इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या आया 35.5। देखिए 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100 इक्वल्स टू 105/4 प्लस 37/4 इक्वल्स टू 142/4। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 35.5। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या हो गया 35.5। तो समझ गए आप एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप का जो कंपोजिशन होता है उस परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से उसका एटॉमिक मास जो कैलकुलेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग 3 रूल पढ़ेंगे, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को पता चल जाएगा। पहला रूल है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक सेकेंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल। बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ाते बताया था कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर में ये न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट होता है जिसको आप एनर्जी सेल्स भी कहते हो, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हो। जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, इसको आप के एल एम कह सकते हो, फिर एनर्जी लेवल 1 2 3 कह सकते हो। तो यहाँ पे इस सर्कल में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है वो फॉर्मूला आपको दिया गया 2n²। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है ऑर्बिट में, तो 2n²। n हो गया कितना नंबर तो ऑर्बिट है, जैसे फर्स्ट नंबर तो ऑर्बिट है, तो फर्स्ट नंबर है तो इसका हो गया 2 इंटू 1² इक्वल टू 2। सेकेंड में क्या हो गया 2 इंटू 2² इक्वल टू 8। थर्ड में क्या हो गया 2 इंटू 3² इक्वल टू 18। फोर्थ में क्या हो गया एन सेल में क्या हो गया 2 इंटू 4² इक्वल टू 32। मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट और के सेल में 2 रह सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एल सेल में आपका 8 रह सकता है, एम सेल में आपका 18 रहता है और एन सेल में आपका 32 रहता है। ठीक है, अब सेकेंड रूल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रह सकता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप लोग तक मतलब आप लोग को जितना पढ़ना है उसके हिसाब से ये रूल है। आगे जाइएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी आप लोग को 18 तक ही पढ़ना है, आगे जाइएगा आपको 18 से भी ज्यादा एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा तब आपको और रूल पता चलेगा, इसलिए आप लोग तक ही लिमिटेड ये रूल। ऐसा नहीं कि आप कोई भी एलिमेंट में लगा सकते हैं, नंबर ऑफ 18 एलिमेंट तक ही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में क्या हो सकता है वो 8 हो सकता है। पहला में 2 हो सकता है क्योंकि पहला में 2n² आता है, 2n² से आपका आ जाता है 2। ठीक है, दूसरा में आपका 2n² कितना आ जाता है 8 आ जाता है, 8 2n² 2 इक्वल टू 8। मगर तीसरा में जो होता है भले 2n² से 18 आता हो मगर उसको स्टेबल रहने के लिए मैक्सिमम कितना चाहिए, उसको स्टेबल रहने के लिए 8 चाहिए। ठीक है, उसको स्टेबल रहने के लिए 8 ही चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 आता है तो स्टेबल रहने के लिए 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा यहाँ फर्स्ट में। वहीं अगर सेकेंड जो ऑर्बिट है इसमें 2n² से 8 आता है तो उसको 8 चाहिए, उसको 8 इलेक्ट्रॉन फील हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। वैसे ही इधर न्यूक्लियस बना देते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया। वैसे ही जो थर्ड ऑर्बिट है इसमें भले 18 आता है मगर स्टेबल रहने के लिए 8 चाहिए। ये रूल है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 चाहिए और जो फर्स्ट है उसको सेकंड चाहिए। ऐसा क्यों है कि 18 आने के बाद भी 8 में स्टेबल हो जा रहा है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे 11th में। इसके आगे पीछे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का अच्छा खासा थ्योरी है जो अभी आप लोग नहीं समझ पाइएगा, 11th में समझ जाइएगा। खाली अभी याद रखिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ऑक्यूपाई हो सकता है, स्टेबल होने के लिए भी 2 चाहिए। सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 ऑक्यूपाई हो सकता है, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम ऑक्यूपाई तो 18 हो सकता है मगर स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए 8 चाहिए, बस इतना याद रखिए। इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड, थर्ड रूल है, इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर, एक मिनट क्लियर कर लेते पहले। हाँ, थर्ड रूल,
electrons are not accommodated in a given cell unless the inner cells are filled, that is cells are filled in a stepwise manner. मीन्स अगर ये एक एटम है तो उसका पहले सेकेंड सेल फिल होगा, फिर फर्स्ट सेल फिल होगा, फिर सेकेंड सेल फिल होना स्टार्ट होगा, सेकेंड सेल फिल होगा, फिर थर्ड सेल फिल होना स्टार्ट होगा। इन्हें कि कभी थर्ड हो रहा है, कभी फर्स्ट हो रहा है, कभी सेकेंड हो रहा है, स्टेप वाइज मैनर होगा, पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। ठीक है, अब हम लोग पहला आपका जो 18 एलिमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, पहला हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का सिंपल क्या हो गया 1, हीलियम, हीलियम का क्या हो गया सिंपल 2। ये सब पहला सेल में चल रहा है, पहला सेल फुल गया, क्योंकि पहला सेल में आपको बताए थे के सेल में, एक सेकेंड, के सेल में आप लोग को बताए थे कि मैक्सिमम 2 रह सकता है, तो के सेल फिल हो गया। यहाँ पे आप डायग्राम भी साथ साथ देखते जाइए, हीलियम का ये रहा, हाइड्रोजन का ये रहा, अब आया लिथियम का। चलिए अब लिथियम का देखते हैं। तो लिथियम का आपका क्या है, एल का है पहला 2 फिल हो गया, वो अगला ऑर्बिट में मूव करेगा 1। मीन पहला ऑर्बिट का औकात कितना का था 2 का, फिल हो गया, उसको आगे भेजना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट में। बेरिलियम का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 4 इलेक्ट्रॉन, पहला में 2 गया, दूसरा में 2 गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बैरियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोरोन ये बोरोन है, 5 इलेक्ट्रॉन, बोरोन में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन, तो पहला में 2, दूसरा में 3, जब तक 8 नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा बढ़ते जाएगा, क्योंकि दूसरा का औकात कितना का था 8 का था। अब कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 5। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में आपका है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 6। क्लोरीन में आपका 9 इलेक्ट्रॉन, तो 2 7। नियोन में कितना है आपका, नियोन में आपका 10 इलेक्ट्रॉन, 2 8। अब देखिए दूसरा कैपेसिटी 8 का था, स्टेबल होने के लिए भी 8 चाहिए, मोक्ष को प्राप्त हो गया, इसको 8 मिल गया, इसको स्वर्ग मिल गया, इसको मोक्ष मिल गया। अब ये आगे, अब जो नियॉन के बाद एलिमेंट आएगा उसमें एक नया सेल ऐड हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ ये जो नियॉन नंबर में है, ये नियॉन का देखिए, हीरा नियॉन, जो नियॉन है इसमें 2 सेल है, क्या यहाँ पे 2 है और बाकी यहाँ पे 8 है। ठीक है, अब ये फिल हो गया। अब जो बाकी यहाँ जो सोडियम आता है, हीरा सोडियम, अब इसमें एक नया सेल ऐड हो गया, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए क्या होगा, पहले 2 8 फिर 1। फिर मैग्नीशियम में 2 8 2, अल्युमिनियम में 2 8 3, ऐसे करते करते चलते जाएगा, और अर्गन आएगा, अर्गन में क्या होगा 2 8 8। तो याद रखिएगा जिसका लास्ट सेल फुल्ली ऑक्यूपाइड हो वो स्टेबल होता है और रिएक्शन नहीं करता है। जैसे अर्गन है, लास्ट में 8 होना चाहिए था, कैपेसिटी तो इसका 18 का है, मगर हम बोले कि थर्ड सेल 8 से स्टेबल हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट होने पे स्टेबल हो जाता है, तो 8 इसको मिल गया, अब ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये मोक्ष को प्राप्त हो गया। वैसे नियॉन का बात है, नियॉन को 8 मिल गया, सेकंड में 8 होना चाहिए, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए था, अब ये मोक्ष को प्राप्त हो गया, रिएक्ट नहीं करेगा। वैसे हीलियम का है, हीलियम को 2 चाहिए था, मैक्सिमम उसका कैपेसिटी 2 था, 2 मिल गया, तो इसको मोक्ष का प्राप्त हो गया, ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसको इनर्ट कहते हैं, इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम लोग ने सोडियम का लिखा 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 था, 281 आया, तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 आपका हो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आप लोग का 1। अब वैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा 282, तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहा 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग का 2। नियॉन का हम लोग ने इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था 28। ठीक है, तो लास्ट में कितना है 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 8। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज
by an atom in order to attain fully filled outermost shell, generally octet, is called valency. मीन्स स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा या लूज करना होगा, ठीक है। जैसे हीलियम, हीलियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी होता है 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फील रहता है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन फील है, इसमें स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका जो है उसका कैपेसिटी 2 का था, तो ये रिएक्शन नहीं करता है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपका लिथियम जो है इसका कितना था, इसका 3 था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 1, तो इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे यहाँ पे 2 था यहाँ पे 1 था, तो इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करना है, आइदर 2 अचीव करना है इसको, या फिर नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट आता है 8 स्टेबल के लिए, इसको 2 अचीव करना है, या फिर 1 को 8 बनाना है, या इसको 2 बनाना है। तो इसको 8 अचीव करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तब ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 8 होगा, या 2 अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। तो क्या करने में इजी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने में इजी होगा, ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ताकि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना टोटल आउटर सेल में 2 हो जाए, तो और ये स्टेबल हो जाए, तो वही वैलेंसी होता है। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, इसका वैलेंसी हो गया 1। तो क्या मैंने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के द्वारा गेन किया जाए या लूज किया जाए, क्या करने के लिए, आइदर डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर फर्स्ट सेल है तो डुप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन, और या फिर सेकंड और थर्ड है तो ऑक्टेट करने के लिए उसको वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कोई एग्जांपल देखते हैं वैलेंसी का। जैसे हाइड्रोजन हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका 1 होता है। लिथियम हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका होता है 2 1, तो इसमें भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। सोडियम का होता है 2 8 1, इसका भी 1 हो गया। पोटेशियम का होता है 2 8 8 1, तो इसमें भी 1 हो गया। तो ये सब क्या करता है, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है स्टेबल बनने के लिए, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लूज इजली लूज कर देता है, H+ बन जाता है, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया +1। वही नाइट्रोजन फास्फोरस का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करे तब इसका आउटर मोस्ट में 8 बचेगा जो प्रीवियस ऑर्बिट होगा उसमें, या 3 गेन करे और अपने आप कोई 8 बना लिया। तो 3 गेन करना इसके लिए इजी है, लूज करने से इजी, तो इसके लिए 3 गेन करना है, तो इसका वैलेंसी क्या होता है 3। सो इट गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबल कन्फिगरेशन। आपका हीलियम नियॉन आर्गन क्या हो गया, कंप्लीटली इसका आउटर मोस्ट सेल है, या तो डुप्लेट कंप्लीट है हीलियम का, नियॉन एंड आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इन लोग का वैलेंसी क्या होता है 0 होता है, ये सब का वैलेंसी क्या होता है 0 होता है, ठीक है। समझ में आया वैलेंसी। वैलेंसी क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज जो किया जाता है एटम के द्वारा स्टेबल बनने के लिए। स्टेबल कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर डुप्लेट रहा तब वो स्टेबल रहेगा, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट रहा तब स्टेबल रहेगा। तो वो देखता है करना इजी रहता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके प्रीवियस ऑर्बिट में जो फुल है उसको रखना इजी होता है। अगर थर्ड ऑर्बिट में किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपना 8 कंप्लीट करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसका ऑर्बिट ही गायब हो जाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा थर्ड ऑर्बिट ही गायब हो जाएगा, तो बचेगा सेकंड ऑर्बिट जो फुल फील्ड 8 इलेक्ट्रॉन वाला, स्टेबल बन जाएगा। तो देखता क्या करना रहता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके प्रीवियस ऑर्बिट को अचीव कर लो जो पहले से फील्ड है, या अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ही ऑर्बिट को फिल कर लो। जैसे सोडियम और फास्फोरस में क्या 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 5 लूज करेगा तो उसका प्रीवियस ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट बन जाएगा, और 3 गेन करेगा तो खुद वो 8 बन जाएगा। तो क्या चाहेगा 3 गेन करके खुद बन जाएगा, क्योंकि 3 गेन करना ज्यादा इजी रहेगा। तो वैलेंसी वही होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है लूज कर रहा है स्टेबल बनने के लिए, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशंस आप लोगों को, आप लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर जो है बायोलॉजी का अपलोड होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी चैप्टर अपलोड किए जाएंगे इस चैनल में, तो बने रहिए हम लोग के साथ।